हिंदी कवि सम्मेलन मंच की एक बड़ी कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची तो किचन के अंदर सासू माँ ने घेरने की कोशिश करी। बोला तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती है कि खाली मंच पे तलवार ही चलाती रहती थी। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, 1 मिनट में समझ गई कि आज अगर इस सासू माँ की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टींचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू माँ किचन के अंदर आपको बताती हूँ सब्जी कैसे बनती है। वो वीर रस की कवियत्री थी, रोज 1-1 लाख की भीड़ को निपटाती थी। उसने बोला ये कहाँ लग रही मेरे आगे, चलो किचन के अंदर लगी और वो शुरू हुई। मस्ती लेना, बिंदास तालियां बजा देना जब बात खत्म हो कि सुन ले रे सास, आनंद लेना, मस्ती लेना। वाह वाह मुन्ना भाई। वो किचन के अंदर लेके और सासू माँ को सब्जी बनाना सिखा रही अपने स्टाइल में कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, सुनना फिर जो लगेगी आग, कि फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम तो जुबान काट डालूंगी। उसके बाद सासू माँ ने आज तक पूछने की कोशिश नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, सही कह रहे हो। और मैं तो देखो वैसे भी मंदसौर से आया हूँ, आप सब लोगों को चार्ज करने के लिए मेरे को अब खड़ा किया है। मैं मंदसौर से आया हूँ, मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीबी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं, जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को भी धरती पर जन्म लेना तो आप किस खेत की मूली हो। बोले आनंद लो, मस्ती लो कि मैं इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूँ, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूँ। बस एक बार अपनी तालियों का विस्फोट बड़ा कर दो, मैं अभी के अभी आपकी इम्यूनिटी चार्ज कर सकता हूँ। वाह। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित चीन के वुहान शहर से चलकर इटली के रास्ते भारत पहुंचे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे हुए सभी नेगेटिव लोगों और उनकी इम्यूनिटी को प्रणाम करता हूं। वाह वाह। एक तो भाई साहब ये इम्यूनिटी शब्द ऐसा फंसाया अपने हिंदुस्तान में जैसे अभी कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू फंसे हुए हैं। भगवान की सौगंध हो कुछ नहीं रहा उनसे, पर माहौल पूरा बना के रख रखा बंदे ने और फाइल ही निपटा मारी, सही कह रहा हूँ। और ये इम्यूनिटी शब्द ऐसा आया, मतलब पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की अभी तक केवल दवाई बनी है एकमात्र अपना हिंदुस्तान है, जहाँ पे शेविंग क्रीम और साबुन तक बन गए। सही कह रहा। मैं अभी एक होली की सीरीज के लिए निकल रहा था तो मैं किराने वाले के यहाँ गया, मैंने कहा भाई साहब एक हेयर कलर दे दो मेरे को। बोले इम्यूनिटी वाला दे दूं क्या। मैंने कहा हेयर कलर से इम्यूनिटी का क्या लेना। बोले नहीं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मैंने कहा इसको सर में लगा के नहाना है कि रोटी पे लगा के खाना है। मतलब कुछ तो भी चल रहा है। और मैं तो आपको भी कहता हूं, आपको अगर तुरंत अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप किसी भी न्यूज चैनल को डिबेट को 2 घंटे सुन लो, आपकी खुद की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप अकेले जाके पाकिस्तान को निपटा कर आ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया, जिस दिन सुनना दादा, जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया उस दिन मैंने 2 घंटे एक न्यूज चैनल को लगातार सुन लिया। मेरी खुद की इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि घर के बाहर रखा हुआ स्कूटर भी मेरे को रफेल जैसा नजर आ रहा। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि वो पड़ोसी जिससे मेरी नहीं बनती उसकी शक्ल में मेरे को जिम्पिंग नजर आने लग गया। ये तो अच्छा रहा कि मेरी वाइफ ने मेरे को तुरंत सब्जी लेने के लिए मार्केट भेज दिया, वरना मैंने तो चाइना पे अटैक करने का मूड बना लिया था। मतलब कभी कभी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है, सही कहना। लेकिन बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं तो सरकार से भी कहता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे एक बार सेना के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी देख लेने चाहिए। हो सकता है कभी मामला जल्दी निपट जाए। तालियां अगली बात पे बजनी चाहिए आपकी कि जिन फैसलों को लेने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, उन फैसलों को कभी कभी पुलिस वाले 2 घंटे में ही निपटा मारते हैं। मैं मेरी 4 पंक्तियां सबसे वायरल पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया कवि साहब, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, हकीकत कह रहा हूँ। ये जो पोस्टर लगा रखे हैं मेरे भाई साहब ने सुशांत सिंह राजपूत की कविता यहाँ से पढ़ी। एक्चुअली हम लोगों की गलती है जो हम इन लोगों को हीरो मानते हैं, लेकिन मैं राजस्थान की धरा पर खड़ा हूँ, एक हीरो का नाम लेता हूँ और तालियों का विस्फोट कर देना इस सदन में कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा हीरो आज तक कोई हुआ नहीं है। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रणक्षेत्र दहलता था। अरे महाकाल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। वाह वाह भाई वाह। तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप देखो, एक तो क्या बिल्कुल टेंशन में मत आना, मैं क्या बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा।
आपका जोश निकालता रहो। वो भिलवाड़ा के हमारे बड़े कवि एक राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूं, लेकिन मेरी जो 4 पंक्तियां जो सबसे ज्यादा वायरल है हिंदुस्तान में, वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और इस सदन का मन मांगना चाहता हूं, मंच का भी मन मांगना चाहता हूं। स्वागत कर रहा हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से। मोबाइल में बड़े लोग यहां बैठे हुए हैं, अभी कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन हकीकत कह रहा हूं, हिंदुस्तान में किसी महिला या किसी बेटी के साथ अगर कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में होना क्या चाहिए? मैं राजस्थान की धरा पर खड़ा हूं, मुझे निराश मत करना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिंदुस्तान में होना क्या चाहिए। जो आग आपके अंदर जल रही हो, अगर वो मैंने अपने शब्दों में बयां कर दी हो तो यहां तालियों का बड़ा विस्फोट कर देना कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। वाह वाह मुन्ना भाई, वाह 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 वाह, कमाल भाई। ये पीछे से लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, ये इनके मन के भाव। स्वागत। अरे खड़े होके इसलिए बजा रहे क्योंकि उनकी कुर्सियां नहीं है। आप इतना तनाव मत लो, तो आनंद ले रहे हैं मस्ती वाले लोग, लेकिन हकीकत में तो एक तो क्या है, पुलिस वाले ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन दुख तो तब होता है जब हिंदुस्तान में पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उन पुलिस वालों के समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता, तब हिंदुस्तान में मुन्ना बेटरी को दुख होता है। हकीकत कह रहा हूं, एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर पल होता मौत से सामना। वो जिंदगी को, पुलिस वालों को कोई कम टेंशन होती है क्या हिंदुस्तान में? पुलिस वालों के सबसे ज्यादा टेंशन है हिंदुस्तान में। ऊपर से कुछ भी फरमान फरमा देते हैं, निभाना इनको पड़ता है। वो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा है बंद? मिनिस्टर साहब आ रहा है बंद करना, कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना, बेचारा पुलिस वालों को इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की वागड़ पे बैठा, आके गिरफ्तार करो। ने ये पुलिस वाले अगर ढीले ढीले पहुंचे ने भेड़िया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तुकवाओ। यहां बहुत बढ़िया तालियां बजती है। ने वो अगर थाने पे जाए बन नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं है, तो ट्रिपल टेंशन। मतलब पुलिस वालों के कितनी समस्या हिंदुस्तान में यार, ऊपर से कुछ भी फरमान आ जाता, तालियां बजा नहीं रहे हो आप डंडा की यार। मतलब पुलिस वालों के कितनी समस्या हिंदुस्तान में। हमारे शहर में तो आदरणीय सर बैठे हुए, मेरे शहर में तो पुलिस वालों ने फुल व्यवस्था कर रखी है। बस स्टैंड पे कैमरे लगवा दिए, गांधी चौराहे पे कैमरे लगवा दिए, रेलवे स्टेशन पे कैमरे लगवा दिए, तो पुलिस वालों की और ज्यादा टेंशन हो गई। वो एक मंचला ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो जयपुर की बस खड़ी के निकल गई, बता दो। मतलब हिंदुस्तान में मतलब हंसने के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती हिंदुस्तान। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्यचित् प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनाम करिष्यामि। नहीं आप ताली बजा रहे, आपको इसका मतलब मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो काहे के लिए बजा रहा हूं? मैं बता रहा हूं नहीं आपको। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, मन का पढ़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो जो होगा निपटेंगे। वो तो फिर भाई साहब ने मेरे को बताया, बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 पे ही खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में बड़े गुरु का होना कितना आवश्यक है, और ये आपके शेखावटी जैसा गुरु हो तो आदमी का बेड़ा ही पार हो जाता है। पहली बार ले गया मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठा के, पहली बार हवाई जहाज में बैठा मैं, हवाई जहाज के अंदर बॉक्स के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हैं हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा भाई साहब ये दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा। बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता है तो उसको दौड़ पकड़ सकते हैं। हवाई जहाज के अंदर कोई भगा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? उस दिन मेरे को लग गया कि इनके जैसा आदमी होना कितना आवश्यक है जीवन में। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी, और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं बहुत सी बार तो उनको भी नॉलेज नहीं होता। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे
और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वृतांत तो मैंने कभी सुना नहीं है। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। हमारा हिंदुस्तान में प्रथा है, जैसे ही कुछ गलत बोल जाओ तुरंत डैमेज कंट्रोल कर दो। तो पंडित जी ने भी तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। बोले नहीं बेटा, आंख तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धो के ना तार पे सुखा रखी थी, उसने आंख पकड़ ली।